अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। डिटेल लेक्चर सीरीज में जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मेरा बेटा काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन हम कंप्लीट पढ़ चुके। क्या क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर हमने डायनामिक्स का कंप्लीट पार्ट पढ़ा, जीरो से लेके आखिर तक, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, इंपल्स, कोलिजन्स, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज और आखिर में फ्रिक्शन का टॉपिक। अब हमारे पास इस चैप्टर के आखिर के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाले। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे 3 से 4 लेक्चर में, वो भी खत्म हो जाएगा और उसके साथ हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ये लेक्चर है किन लोगों के लिए? बेटे अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, जैसे आप कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में जाके डिटेल लेक्चर्स पढ़ते हो ना, डेरिवेशन के साथ, तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो ये उस तरह का लेक्चर है। कौन से बोर्ड के लिए? किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे आप सिंध बोर्ड की नई किताब के हवाले से पढ़ रहे हो, चाहे आप पंजाब, फेडरल, बलूचिस्तान, केपी के, आगा खान, गिलगित बल्तिस्तान, किसी भी बोर्ड की किताब में उठा के देखोगे A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल लेक्चर में पढ़ाए हुए, कवर हुए हुए मिलेंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, सर आप हर वीडियो के अंदर ये क्यों बताते हैं कि ये लेक्चर है किन लोगों के लिए? ओ भैया, उसका सिंपल सा ये रीज़न है ताकि कोई फजूल के अंदर पूरा लेक्चर ना देखे, उसको स्टार्ट में ही आइडिया हो जाए कि भाई मेरे लिए इस लेक्चर में कुछ है या नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि हमने इस लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है। और जब एक बार ये लेक्चर हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आप कोई भी किताब उठाओगे आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा देखो मेरा बेटा, हमने जो अभी तक हमारा काइनेमेटिक्स पढ़ा है वो हमने पढ़ा था मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है और मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि अब हमने मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़नी है। मोशन इन 1 डायमेंशन ये होता है एक एक्सिस के अलोंग मूवमेंट, यानी कि अगर आपको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है तो मेरे बेटे एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस। अगर आपके पास बॉडी ऐसे मूव करे एक्स के अलोंग तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर बॉडी ऐसे मूव करे वाई के अलोंग तो ये भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। अभी तक मोशन एंड फोर्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर याद करो हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। मैं मार्कर को उछाला करता था तो मार्कर ऊपर जाता था और नीचे आता था, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन इन 1 डायमेंशन। गाड़ी चला करती थी एक्स के अलोंग, वापस आया करती थी एक्स के अलोंग। बॉल ऊपर जाया करती थी वाई के अलोंग, वापस आती थी वाई के अलोंग। यानी कि सारा गेम जो हम खेल रहे थे, सारा गेम जो चल रहा था वो 1 डायमेंशन का था। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन का है। पहले समझो मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। सिंपल सी मिसाल से बात का आगाज करते हैं। देखो भैया, सपोज कर लो ये मेरे पास सीढ़ियां हैं, स्टेयरकेस है, हम सबके घरों में होती है ना, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है, अरे नहीं सर हमारे घर में तो लिफ्ट है। बेटा साथ में सीढ़ी भी होगी। ठीक है, देखो ये एक बंदा है, जैसे ही ये बंदा यहाँ से एक कदम ऊपर जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे ये बंदा यहाँ से एक कदम ऊपर जाता है तो मेरा बेटा इसने इस डायरेक्शन में सफ़र किया, लेकिन आप नोट करो इसने एक्स के ऊपर ये फासला कवर किया और वाई के ऊपर ये फासला कवर किया, हाँ या ना? गया वो इस डायरेक्शन में, लेकिन अपना एक कदम उठाने पर उसने एक्स पे और वाई पे दोनों पे साइमल्टेनियसली फासला कवर किया, साइमल्टेनियसली एक ही साथ में। मिसाल लो दोबारा, देखो ये मान लो एक बड़ी छलांग लगा के यहां से यहां पे आ गया। हम करते थे ना बचपन में, एक सीढ़ी टाप के दूसरी सीढ़ी पे डायरेक्टली चले आते थे। तो क्या करा इसने? देखो बेटे नोट करो, गया वो ऐसे है, लेकिन उसने एक्स पे ये फासला कवर किया और वाई पे ये फासला कवर किया। तो मेरा बेटा ऐसा कोई भी मोशन जिसमें एक ही वक्त में
एक्स और वाई दोनों के ऊपर फासला कवर हो रहा हो या एक ही वक्त में दो एक्सिस पे डिस्टेंस कवर हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन। लाजमी नहीं है एक्स वाई पे ही हो, एक्स और जेड पे भी हो सकता है, वाई और जेड पे भी हो सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए यहां पे क्या पढ़ेंगे? एक्स और वाई पे। एक और मिसाल ले लेते हैं। जब आपका एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, पहले रनवे पे दौड़ता है, उसके बाद ऐसे टेक ऑफ करता है ना, तो जब आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो भाई साहब ये रनवे था, यहां से मान लो एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया और कुछ टाइम के बाद आपका एरोप्लेन यहां कहीं पे आ गया। भाई एरोप्लेन ऐसे ही चलता है ना, खुदा ना खास्ता किसी का एरोप्लेन ऐसे तो नहीं होता ऐसे रनवे पे दौड़ा एकदम ऐसे ऊपर आ गया, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे ही उड़ता हुआ जाता है एरोप्लेन तो आपका। तो अब अल्टीमेटली जब उसने टेक ऑफ किया और वो ऐसे मूव करता हुआ यहां पे आ गया, तो आप नोट करो एरोप्लेन गया इस डायरेक्शन में, लेकिन एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है आप देखोगे एक्स के अलोंग एरोप्लेन ने ये डिस्टेंस कवर किया है और वाई के अलोंग एरोप्लेन ने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो हम कहेंगे एरोप्लेन का मोशन कैसा है? मोशन इन टू डायमेंशन। तो आपने सीखा क्या? आपने ये सीखा कि भैया ऐसा मोशन जिसके अंदर एक ही वक्त में दो एक्सिस के ऊपर फासला कवर हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं मोशन इन टू डायमेंशन का। क्लियर हो गया बच्चे? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो भैया अब भाई साहब हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जो है ना मेरा बेटा, कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि मोशन इन टू डायमेंशन करती है। प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जो क्या करती है? मोशन इन टू डायमेंशन। तो सर जो एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल है? नहीं। जो बंदा सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है वो प्रोजेक्टाइल है? नहीं। लेकिन सर आपने कहा वो मोशन इन टू डायमेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल सही, और आपने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन करता है, तो फिर ये क्यों नहीं है? बेटे उसका रीजन है, अभी ये डेफिनेशन का पहला पॉइंट आया है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी डेफिनेशन मुकम्मल होगी तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रोजेक्टाइल कोई भी ऐसी बॉडी है जो मोशन इन टू डायमेंशन परफॉर्म करती है। मोशन इन टू डायमेंशन से क्या मुराद है? ऐसा मोशन जिसके अंदर एक ही वक्त में दो एक्सिस के अलोंग फासला कवर हो रहा हो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? मोशन शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सर ये क्या बात बता दी आपने? मोशन शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से होना चाहिए। मिसाल समझते हैं, मिसाल समझते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर उछालता हूं, आपके हाथ में कोई पेंसिल पेन कुछ भी है, उछाल के देख लो, हाथ के हाथ चेक हो जाएगा। अगर मैं मार्कर को ऊपर उछालता हूं तो मार्कर ऊपर जाएगा? यस सर। फिर ऊपर ही जाता रहेगा ना, छत तोड़ देगा, छत तोड़ के ऊपर चला जाएगा, आसमान में बादलों में गुम हो जाएगा, ऐसा करेगा? नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। मेरा क्वेश्चन, ये नीचे क्यों आया? ये मार्कर नीचे क्यों आया? आप बोलोगे सर इसका वेट नीचे की तरफ था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है इसलिए नीचे आया। तो भैया ये मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब? ग्रेविटी डिफाइन कर रही है कि ये क्या करेगा। मैंने तो इसे ऊपर भेज दिया था, लेकिन ये भाई साहब ऊपर तो नहीं गए, ऊपर जाने के बाद रुके और फिर वापस क्या हो गए? नीचे आए। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ये मतलब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि प्रोजेक्टाइल का मोशन कौन डिफाइन करता है? ग्रेविटी डिफाइन करती है। अब मिसाल से समझते हैं जरा। देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक फुटबॉल फील्ड है, आजकल एग्जांपल्स में फुटबॉल बहुत आ रही है। कल के लेक्चर में जब फ्रिक्शन पढ़ाया था उसके अंदर भी फुटबॉल थी हमारे पास एक। ये मान लो मेरा बेटा एक फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, यहां पे मेरे पास एक फुटबॉल रखा हुआ है। क्या करेंगे भाई? अगर मैं फुटबॉल को किक करता हूं, लात मारता हूं फुटबॉल को, तो फुटबॉल भैया ऐसे उड़ता हुआ जाएगा और यहां कहीं पे आके गिर जाएगा। हाँ या ना? खुद सोचो, जब आप फुटबॉल को लात मारोगे तो वो ऐसे उड़ता उड़ता हवा में गायब तो नहीं हो जाएगा? या किसी ने ऐसा देखा कि फुटबॉल को लात मारी और वो हवा में गुम हो गई? ऐसा तो नहीं होता। फुटबॉल ऐसे ऊपर गया और ऊपर से क्या हो गया? नीचे आ गया। अब वही क्वेश्चन मेरा आपसे कि भाई साहब जब मैंने फुटबॉल को ऊपर भेज दिया था, मैंने फुटबॉल को जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो तो इस डायरेक्शन में थी। ये v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल। मेरा बेटा जब मैं इसको लात मारूंगा तो फुटबॉल के पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, हाँ या ना? तो वो इनिशियल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी, तो फुटबॉल इसी डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता रहा? क्योंकि फुटबॉल के ऊपर वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। कहां पे? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसलिए फुटबॉल भाई ऊपर गए और फिर वापस क्या हो गए? नीचे आ गए। क्लियर हो गया?
ये वाला मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो क्या दोनों डेफिनेशन के पॉइंट्स यहां फॉलो हो रहे हैं? क्या मोशन इन 2 डायमेंशन हो रहा है? चेक करते हैं जरा। देखो प्रोजेक्टाइल पहले यहां था, कुछ टाइम के बाद मान लो ये पूरा कवर करने में प्रोजेक्टाइल को 4 सेकंड लग गए। भाई फुटबॉल था, फुटबॉल को लात मारी तो यहां से उड़ता हुआ आया और कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। क्लियर है? तो भाई 2 सेकंड में यहां कहीं पे आ गया होगा। भाई हाफ हो गया ना। अगर ये पूरा रास्ता कवर किया तो आधे पे यहां पे होगा। सही है? 2 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल यहां पे था, या 2 सेकंड बाद फुटबॉल यहां से यहां पे था, 0 सेकंड पे यहां पे था, 2 सेकंड बाद यहां, फिर 4 सेकंड बाद यहां आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फुटबॉल ने 2 सेकंड में कितना फासला कवर किया, तो आप बोलोगे फुटबॉल ने 2 सेकंड में एक्स एक्सिस के ऊपर इतना फासला कवर किया और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे बच्चे इतना फासला कवर किया। हाँ या ना? तो मेरे बेटे फुटबॉल गया तो इस तरह से है ना। तो क्या आपको फुटबॉल का मोशन 2 डायमेंशनल मोशन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और फुटबॉल का जो मोशन है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्यों भाई? अगर ग्रेविटी ना होती, फुटबॉल के अपने साथ कोई इंजन लगा हुआ होता तो फुटबॉल तो ऐसे ही जाता रहता। जैसे जहाज जब टेक ऑफ करता है तो वो तो ऐसे ही जाता रहता है, खुदा ना खास्ता जहाज ऐसे उड़ के ऐसे तो नहीं गिर जाता आके। अगर जहाज का इंजन फेल हो जाए, अल्लाह ना करे, या उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए या फ्यूल खत्म हो जाए, तब जो जहाज है, एरोप्लेन है, वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि फिर ग्रेविटी उसका मोशन डिफाइन कर रही होगी। फिर उसे ऊपर से नीचे लाने की जिम्मेदार कौन होगी? ग्रेविटी। जब तक अल्लाह ताला तमाम जहाज़ों को सही रखे, जब तक जहाज इंजन की मदद से चल रहा होता है तो पायलट डिफाइन करता है कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, तो तब वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। तो भाई साहब समझ आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी, प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जो 2 डायमेंशनल मोशन करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सर क्या डेफिनेशन पूरी हो गई? नहीं मेरे बच्चे, ये पूरे लेक्चर में जब आप प्रोजेक्टाइल की बेसिक्स पढ़ रहे हो ना, तो बेसिकली आप उसकी डेफिनेशन ही पढ़ रहे हो। डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि जब आप किताब पढ़ो तो आपको मजा आ रहा हो। ठीक है, समझ आ गया? अब आप नोट करो, ये जो मैंने ब्लू कलर से डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये क्या है? ये कहलाती है मेरा बेटा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाती है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री से मुराद होती है वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल ने इख्तियार किया अपने लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक जाने के लिए। रास्ता जिन पॉइंट से होता हुआ प्रोजेक्टाइल गया। तो जब आपने फुटबॉल को लात मारी, फुटबॉल ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहां यहां यहां, फाइनली यहां आके हिट कर गया। तो ये क्या कहलाती है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? तीसरा पॉइंट क्या है? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज आ पैराबोलिक कर्व। कैसा कर्व होता है? पैराबोलिक कर्व होता है। सर ये पैराबोलिक कर्व क्या होता है? बेटे डिफरेंट कर्व्स होते हैं। जैसे एक तो ये है ना, ये सर्कल है, इसी तरह पैराबोला भी एक कर्व है, हाइपरबोला भी एक कर्व है, एलिप्स भी एक कर्व है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जो है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल जो रास्ता इख्तियार करता है अपने इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, या अपने लॉन्च पॉइंट से अपने टारगेट पॉइंट तक जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है, जो ट्रेजेक्ट्री इख्तियार करता है, वो क्या होती है? पैराबोला होती है। आपको कैसे पता चला पैराबोला ही होती है? क्या इस तरह की जो भी शक्ल होगी उसे पैराबोला ही कहेंगे? वैसे तो इस तरह की जो भी शक्ल होगी उसे हम कप डाउन पैराबोला कहते हैं, लेकिन हम फिर भी आगे इसकी इक्वेशन ड्राइव करके अभी साबित कर देंगे कि ये क्या है? पैराबोला है। जल्दी से रिवाइज कर लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि प्रोजेक्टाइल हमें डेली रूटीन में नजर कहां कहां आता है। हमने पढ़ा मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, जो सर बिलाल ने मोशन इन फोर्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें क्या था कि कोई भी बॉडी सिर्फ एक्स के अलोंग या सिर्फ वाई के अलोंग या सिर्फ जेड के अलोंग मूव कर रही थी। दैट वाज मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन क्या था? जिसके अंदर बॉडी मूव करे इस तरह से कि वो मूवमेंट तो एक लाइन में कर रही है, मूवमेंट तो एक लाइन में कर रही है, जैसे ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये एक ही वक्त में एक्स और वाई दोनों पे क्या कर रहा है? फासला कवर कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जो मोशन इन 2 डायमेंशन करती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी करती है। ग्रेविटी उसका पाथ डिफाइन करती है। हमने फुटबॉल को ऊपर फेंक दिया था, लेकिन ग्रेविटी उसे ऐसे ऊपर से नीचे ले आई। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल क्या होता है? पैराबोला होता है।
क्लियर है? डेली रूटीन में आपको कहां नजर आता है? फुटबॉल को अगर आप फुटबॉल फील्ड में लात मारोगे तो प्रोजेक्टाइल बनेगा। सिमिलरली कोई मिसाइल लॉन्च होता है, मान लो ये कोई कंट्री ए है, मिसाल के तौर पे ये कंट्री ए है, इसकी दुश्मन कंट्री बी यहां पे है कोई, ठीक है? कंट्री ए है, इसकी दुश्मन कंट्री बी है, यहां से मिसाइल लॉन्च हुआ, मिसाइल ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, यहां जाके गिर जाएगा। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल की मिसाल है। इसी तरह से आपने लॉन्ग रनर्स देखे होंगे, रनर होते हैं ना, 2 पॉइंट्स होते हैं, यहां से भागते हुए आते हैं, ऐसे जंप मार के ये पूरा एरिया क्रॉस करते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल की मिसाल है। क्लियर है? सिमिलरली आपने वो एथलीट स्विमर्स देखे होंगे, वो जो डाइवर्स होते हैं, ऊपर से वो जो डाइविंग बोर्ड होता है वहां से जंप मारते हैं और ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे आके गिरते हैं उस पानी के अंदर, वो भी प्रोजेक्टाइल है। क्लियर हो गया? तो दीज ऑल वर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। और आसान कर लो, आपके मोबाइल के अंदर वो एंग्री बर्ड वाली एक एप्लीकेशन होती है, उसमें वो जो आप उसका सर फायर करते हो ना, वो भी एग्जांपल किसकी है? प्रोजेक्टाइल की। कॉपी कर लो मेरा बेटा, आगे चलते हैं और कुछ और बातें इसके हवाले से समझते हैं। चलो मेरा बेटा आगे देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास ये मान लो भैया, ये हमारे पास वही प्रोजेक्टाइल है, ऐसे लॉन्च हुआ और यहां पे आ गया, ठीक है मेरे बच्चे? अब इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है ना, पहले तो वो मार्क कर लो। ये वाला जो पॉइंट होता है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है हमारे पास लॉन्च पॉइंट, ये कहलाता है टारगेट पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, लॉन्च किया, तो आपने यहां पे इसको कोई वेलोसिटी दी थी, तो मेरा बेटा जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है वो कहलाती है वी नॉट। वी नॉट क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये आ रहा है, ठीक हो गया? ये प्रोजेक्टाइल हो गया। ये जो थीटा है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब लिख लेना। जब प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ के यहां पे आ गया तो आप नोट करो, इसने एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ फासला कवर किया, हाँ या ना मेरा बेटा? इसने एक्स के ऊपर कुछ फासला कवर किया, इसे हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल लॉन्च पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक जाने में क्या कहलाता है? वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर आप देखो, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ यहां तक आ रहा है तो दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल जमीन से मैक्सिमम हाइट के ऊपर था। चेक करो, देखो पहले प्रोजेक्टाइल यहां था तो जमीन से इसका फासला मिनिमम, प्रोजेक्टाइल यहां आया, जमीन से फासला थोड़ा बढ़ गया, प्रोजेक्टाइल यहां आया, जमीन से फासला और बढ़ गया, प्रोजेक्टाइल यहां आया, जमीन से फासला और बढ़ गया। जब यहां आया तो जमीन से फासला क्या है? मैक्सिमम है। यह कहलाता है मेरा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसको नोट कर लेना, आगे अभी इन सब चीजों के हवाले से बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना भैया, आप पूरे फॉर्म लिखना है इसकी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये वो पॉइंट है जहां पे प्रोजेक्टाइल जमीन से क्या है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की हुई है या मैक्सिमम फासले पे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से याद आया, मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डायनामिक्स के भी, तभी मैं ये आखिर में करा रहा हूं। अगर आप सिंध बोर्ड की नई किताब देखोगे तो उन्होंने काइनेमेटिक्स 1D के बाद प्रोजेक्टाइल को रखा है, आखिर में डायनामिक्स को रखा है। मैंने तरतीब चेंज करी है, मैं डायनामिक्स के बाद करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां हमने न्यूटन के लॉज यूज करने हैं, ठीक है? तो जहन में रखना ये बात। चलो अच्छा, अब मेरा बेटा जो ये वेलोसिटी मैंने फायर करी है, इस वेलोसिटी के यकीनन कंपोनेंट्स भी होंगे और हमें वेक्टर्स के बाद पता है कि एक कंपोनेंट x वाला होगा और एक कंपोनेंट मेरा बेटा कौन सा वाला होगा? y वाला होगा। x वाला कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? v नॉट x विल बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा, v नॉट y विल बी इक्वल टू v नॉट sin थीटा। v नॉट क्या है भाई? v नॉट हमारे पास है, v नॉट क्या है? v नॉट हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसका x कंपोनेंट v नॉट cos थीटा, इसका y कंपोनेंट v नॉट sin थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किससे बन रहा है? ये x एक्सिस से बन रहा है। और अगर v नॉट निकालना हो तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट v नॉट x स्क्वायर प्लस का v नॉट y का स्क्वायर। समझ आती है? और अगर ये थीटा निकालना हो तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू v नॉट y डिवाइडेड बाय v नॉट x। ये सब बातें बहुत तफसील से हम वेक्टर्स में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ये सब मैंने क्या हरकत करी है। क्लियर है? इसी v नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई साहब v नॉट विल बी इक्वल टू, ये v नॉट लिखा हुआ है, v नॉट विल बी इक्वल टू v नॉट x i कैप
प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका आ गया। वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। बच्चे हर तरह से लिख के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब आप किताब पढ़ो, कोई एमसीक्यू देखो तो आप परेशान ना हो। ठीक हो गया मेरा बेटा? चलें आगे, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। अच्छा, इतना हिस्सा कॉपी करने से पहले एक चीज और समझ लो, फिर चलते हैं आगे, फिर इसका डायनामिक एनालिसिस करते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं। बेटे प्रोजेक्टाइल पढ़ते वक्त ना हम कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, मतलब मैं नहीं, आपकी किताब वाले अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। अजम्पशन नंबर 1, पहली अजम्पशन ये होती है कि आप ये मान के चलोगे एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर नहीं है। सर ऐसा क्यों मानेंगे? दुनिया में तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां एयर ना हो। बेटा ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि क्लास 12 के लेवल तक जो मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है उसके जरिए आप एयर का इफेक्ट इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, बड़े लेवल पे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सब चीज़ पढ़ोगे तो वहां पे हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए उसका इफेक्ट कंसीडरेशन में लेते हैं। तो एयर यहां पे आप क्या करोगे? निग्लेक्ट कर दोगे, एयर है ही नहीं मान लेना, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। सेकेंड पॉइंट के अंदर आप मानोगे कि वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आप जमीन की सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी चेंज होता है, अगर आप जमीन के सरफेस के अंदर जाओगे तो भी क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तीसरे नंबर पे आप ये मान के चलोगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या मतलब सर इस बात का? बेटे हमें ये बात पता है कि अर्थ गोल मटोल है, ऐसे ही है ना भैया, अर्थ गोल सी है और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है और सन के इर्द गिर्द भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। आपने ये मान के चलना है कि अर्थ की रोटेशन प्रोजेक्टाइल मोशन पे असरअंदाज नहीं होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये 3 असम्पशन मानने का रीजन बहुत सिंपल सा कि हमारे पास जो मैथ्स अवेलेबल है 12वीं क्लास तक, इसलिए नहीं कि अगर आप एमकेट के स्टूडेंट हो तो ई-कैट वालों के पास भी जो मैथ्स अवेलेबल है वो इस काबिल नहीं है कि इन 3 इफेक्ट्स को मैथमेटिकली इक्वेशन में कंसीडर कर सके, सॉल्व कर सके, अकाउंट में ले सके। दिस इज द रीजन जब हम हाई स्कूल फिजिक्स लेवल पे ये सब पढ़ते हैं तो इसको इग्नोर करते हैं। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रोटेशन ऑफ अर्थ विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेट हो गया भाई साहब? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। नोट्स बनाते जाओ धांसू करके। चलो मेरा बेटा, अब हमारे पास इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसके ऊपर जो है वो पूरा फाउंडेशन बिल्ड करेगा। जैसे आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा ना, बिल्डिंग द फाउंडेशन या बेसिक्स, तो ये वो पार्ट है इसका, ठीक है। अब अच्छे से समझते जाना, जितने अच्छे से आपका ये वाला पार्ट क्लियर होगा आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी। देखो ये मेरा बच्चा हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो अब भाई साहब हमारे पास कहानी क्या है? कहानी ये है कि भाई साहब ये हमारा प्रोजेक्टाइल का लॉन्च पॉइंट है, ये हमारे प्रोजेक्टाइल का टारगेट पॉइंट है। प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ता हुआ आया और यहां पे आकर के गिर गया, ठीक है। अच्छा, आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को कितनी दी थी? v0। अभी तक हम ये बात तो साबित कर चुके और ये बात हम पढ़ चुके अच्छे से कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन परफॉर्म करता है वो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी होता है और वाई एक्सिस के अलोंग भी होता है। क्लियर है? अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको जरा एनालाइज करते हैं, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि जो मोशन होते हैं वो दोनों एक्सिस के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। चलो देखते हैं जरा। पहले अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोशन एनालाइज करूं, बेटे मैं रिवाइज कर देता हूं। वाई एक्सिस कौन सा होता है मेरा बेटा? ये और ये वाला एक्सिस कौन सा होता है? वाई एक्सिस। अब आपने मेरा सवाल गौर से सुनना है और फिर अपने पास कॉपी में जवाब नोट करना है, वीडियो पॉज करके। हम पढ़ रहे हैं ना क्योंकि साथ साथ। देखो, जब आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया तो पहले प्रोजेक्टाइल यहां था, मान लो कोई फुटबॉल है, प्रोजेक्टाइल पहले यहां था, फिर उड़ के यहां गया, मतलब उड़ से मुराद चलते हुए वहां गया, मतलब चलते हुए नहीं उड़ते हुए ही गया होगा। फिर प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर फाइनली यहां के स्ट्राइक कर गया। अच्छी तरह सवाल सुनो और बताओ,
थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पूरे रास्ते में, प्रोजेक्टाइल के पूरे रास्ते में, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस के अलोंग, वाई कौन सा है, ये वाला, ये वाला, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। देखो वाई के अलोंग कौन सी फोर्स है, वाई ये वाला है भाई, ये वाला एक्सिस, ये वाला। आप बोलोगे सर वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कौन सी एक्ट कर रही है, वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्यों भाई, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कहां एक्ट करता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। भैया इसको आप वेट भी कह सकते हो, इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो। वेट, वही वेट जिसका फॉर्मूला पढ़ के आए थे, W = mg, कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अपवर्ड और डाउनवर्ड कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। भाई कह सकता हूं ना, जब आपका प्रोजेक्टाइल यहां पे था तब भी वेट कहां एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड। यहां पे भी वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। मतलब हर लम्हे, यहां पे भी हर लम्हे वेट कहां एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो वेट एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो हो गई अनबैलेंस फोर्स। ये क्या हो गई, अनबैलेंस फोर्स जो कि एक्ट कर रही है। अनबैलेंस क्यों बेटे, नीचे तो वेट एक्ट कर रहा है, क्या ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। सर आपने फ्रिक्शन में पढ़ाया था ना, नॉर्मल रिएक्शन, अगर किसी के जहन में आ रहा है तो बेटे वो नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस का होता है, प्रोजेक्टाइल सरफेस के ऊपर थोड़ी है। एक बात बताओ, अगर रोनाल्डो या मेसी फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल को लात मारते हैं तो रेफरी उसके नीचे प्लेट लेके जाता है क्या, फुटबॉल के नीचे? नहीं ना, फुटबॉल तो हवा में उड़ता हुआ जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस क्यों, क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है सिर्फ उल्टी तरफ, उल्टी डायरेक्शन में, या वेट के अगेंस्ट में कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। समझ आती है हमें बात की, अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरी बात, ये जो वेट एक्ट कर रहा है ये कांस्टेंट है, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है ये, इसका मैग्नीट्यूड कैसा है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है। क्यों सर कांस्टेंट क्यों है भाई, एक बात बताओ। अगर आप फुटबॉल को लात मारोगे तो अगर फुटबॉल का यहां पे वजन लेट से 200 ग्राम था तो यहां आने के बाद कितना होगा, 200 ग्राम ही होगा। लात मारने से वजन तो कम नहीं हो सकता। अगर होता तो फिर मेरे जैसे लोगों को जिम जाने की जरूरत ही नहीं थी, किसी पहलवान के पास जाके बोलते भाई एक थोड़ी सी लात मार दे, वजन चेंज हो जाएगा। तो वेट चेंज नहीं होता ऐसे। क्लियर है? तो क्या सीखा, फिर सुनो। जब आपका प्रोजेक्टाइल अपने लॉन्च पॉइंट से उड़ता हुआ कहां आ गया, टारगेट पॉइंट पे आ गया, तो थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पूरी कहानी के अंदर वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुसलसल एक्ट कर रही है, कहां पे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिख लिया यहां पे। अनबैलेंस फोर्स क्यों है, क्योंकि उल्टी तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, और मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। अब मुझे यहां पे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन याद आ रहा है। मुझे क्या याद आ रहा है बच्चे, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 ये कहा करता था कि भाई साहब किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अनबैलेंस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा तो न्यूटन के लॉस का लेक्चर देख लेना। मैं प्रोजेक्टाइल डायनामिक्स के बाद पढ़ा ही इसलिए रहा हूं क्योंकि ये न्यूटन के लॉ में सब पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, क्या कहता है, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सिमिलरली फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो मेरा बेटा अनबैलेंस फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। क्या मैं कह सकता हूं इसकी वजह से वाई प्रोजेक्टाइल के लिए वाई एक्सिस के ऊपर एक एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन आ रही होगी वो कौन सी होगी, जी के बराबर होगी। जी के बराबर क्यों होगी, क्योंकि मेरा बेटा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, वेट, और वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, जी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये चाहती है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आहिस्ता आहिस्ता सुनो, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, प्यार से, कोई जल्दी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट करके जाना। इस पूरे लेक्चर का मकसद ही फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो जल्दी मचाने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। देखो फिर सुनो, प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया था, प्रोजेक्टाइल यहां से ऐसे उड़ता हुआ यहां पे आ गया। हमने बोला कि भाई 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है,
एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी है, एक ही वक्त में दोनों डायमेंशन में डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो हमने कहा दोनों को अलग अलग एनालाइज करते हैं। किन दोनों को? वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स और वाई का जो मोशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। तो पहले वाई को एनालाइज कर रहे हैं। मैंने कहा थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई के अलोंग कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तो पता चला वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्ट कर रहा है। कहां पे? डाउनवर्ड। हर एक का वेट कहां एक्ट करता है? डाउनवर्ड। भाई अगर आप इस मार्कर को भी छत से बाहर फेंक दो तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो लिख दिया भाई वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। मैंने कहा भाई अनबैलेंस फोर्स है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि वेट लात मारने से या किक करने से चेंज नहीं होता। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ रिवाइज किया। फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कहां पे आएगी? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां आएगी? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? जी के बराबर। क्यों? क्योंकि फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। वेट की वजह से एक्सेलरेशन क्या होती है? जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है? और ये जो ए वाई होगा, मैं कह सकता हूं कि जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल हैज कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या मतलब इस जुमले का? प्रोजेक्टाइल की जो वाई वाली एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फोर्स है वो कैसी है? कांस्टेंट है। अरे भैया एक्सेलरेशन आ क्यों रही है? आपको न्यूटन का लॉ क्या कहता है? वो कहता है भाई फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन आ रही है विच इज जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो आपका फोर्स है ये कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रही है मेरे बेटे वो भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो किताब में जुमला ऐसे लिखा मिलेगा, प्रोजेक्टाइल हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। मजीद आप एक चीज देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी। देखो भैया जहां जहां ये लिखा मिल रहा है इसका मतलब है वेक्टर अप्रोच। अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ है अच्छे से तो बेहतरीन समझ में आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था वेक्टर्स की दुनिया में राइट साइड पॉजिटिवली जाती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड नेगेटिव। आपके पास प्रोजेक्टाइल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, देखो इस हाफ से पहले तक देखोगे तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस हाफ के आगे देखोगे तो प्रोजेक्टाइल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। चेक करो, मान लेते हैं कि ये है मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट तक का सफर देखो प्रोजेक्टाइल का, आपको प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता नजर आ रहा है। अब सेकंड हाफ में देखो प्रोजेक्टाइल आपको नीचे आता नजर आ रहा है। चाहे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है चाहे प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, वेट कहां एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां है? डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो वेक्टर अप्रोच में ए वाई के साथ हमेशा क्या लगा मिलेगा? माइनस जी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रहा। समझ आती है बात की? सही है? रिकैप कर लो जल्दी से बेटे, जितना अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर होंगी आगे न्यूमेरिकल बनाने में उतनी आसानी होगी आपको। जब आपका प्रोजेक्टाइल गया, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, बार बार बेसिक्स पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों को मुश्किल लगता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट वीक होते हैं बस। प्रोजेक्टाइल गया, लाउंज से टारगेट पे आया, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स है जो कि प्रोजेक्टाइल पे एक्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स की वजह से प्रोजेक्टाइल के पास वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आती है कांस्टेंट जी के बराबर। माइनस जी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। समझ आती है? अच्छा, अब जरा देखते हैं, देखो जरा मेरा बेटा ये जो है, अगर मैं प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन को दो हिस्सों में तोड़ दूं, ये वाला कहला रहा है अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये वाला कहला रहा है डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जरा एक चीज रिवाइज करो, हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर मैं मार्कर को ऊपर उछालता हूं, ऊपर जाते हुए मार्कर की स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है भाई, कम होती है ना। अगर किसी के जहन में आ रहा है ज्यादा होती है तो खुद सोचो, मार्कर ऊपर उछालता हूं और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो बढ़ते 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 उसको तो आसमान पे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। तो ऊपर जाते हुए मार्कर की स्पीड कम हो रही है, हालांकि मैंने इसे स्पीड देके भेजा था, फिर भी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। वजह बहुत सिंपल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड। मार्कर का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? अपवर्ड।
जब कभी भी फोर्स ऑपोजिट सिम्प में लगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के मुकाबले में, तो स्पीड कम होती है हमेशा। मार्कर जाना कहां जा रहा है? ऊपर। फोर्स कहां लग रही है? नीचे, स्पीड कम होगी। बंदा जाना चाह रहा है आगे, आप घसीट रहे हो पीछे, स्पीड कम होगी। गाड़ी जाना चाह रही है आगे, आप फोर्स लगा रहे हो पीछे, स्पीड कम होगी। तो अपने पास लिख लेना कि मेरा बेटा अगर कभी भी फोर्स एक्ट करती है, अगर कभी भी फोर्स एक्ट करती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मेरे बेटे जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या होती है? कम होती है। इसको हम रिटार्डेड मोशन कहते हैं, डिसेलरेशन कहते हैं। बेसिक्स में सब पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर फोर्स एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब जो डायरेक्शन है उसी में एक्ट करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, या आप कह सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ती है। मिसाल लो भाई, मार्कर ऊपर गया था तो स्पीड कम हो रही थी, होते होते स्पीड क्या हो गई? 0। अब जब मार्कर ऊपर से नीचे आएगा, ये देखो आ रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही क्यों है? मार्कर आ भी नीचे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है। तो अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगेगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगेगी तो स्पीड कम होगी। क्लियर है? समझना जरा, इतना हिस्सा क्लियर है? आगे देखो मेरा बेटा, ये देखो प्रोजेक्टाइल को जब आपने लॉन्च किया, ये पहले हाफ में, ये पहला हाफ है, ये दूसरा हाफ है। पहले हाफ में प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। पहले हाफ में प्रोजेक्टाइल क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल Vy विल डिक्रीज? हाँ या ना? क्यों भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल Vy विल डिक्रीज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल इंक्रीज। ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? कम होगा। नीचे आते हुए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बढ़ेगा। गौर से देखो, आहिस्ता आहिस्ता देखो, ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट कम क्यों हो रहा है? प्रोजेक्टाइल ऊपर जाना चाह रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, और प्रोजेक्टाइल भी कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या होगा? अरे मेरे बच्चे, अभी पहले वर्टिकल तो पढ़ ले, हॉरिजॉन्टल तो इसके बाद आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वाई एक्सिस के ऊपर मोशन पढ़ रहे हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? कॉपी करो। अच्छा मेरा बेटा, इसके अंदर ना एक चीज़ का और ख्याल रखना है आप लोगों ने। क्या? ये तो हमें समझ में आ गया कि जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। फिर फाइनली मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाएगी बेटे? 0 हो जाएगी। ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट कम हुआ, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गया। फिर नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप अपने पास लिख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज वेरिएबल। ये कैसी है? वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा अब जरा एक चीज और रिवाइज करो ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट की फील आ जाए। एक्सेलरेशन क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ाई थी। एक होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज तो आना तय है, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी एक फिक्स रेट से चेंज हो रही है। गौर से सुनना, मैंने क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल के पास जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ये कैसी है भाई साहब? कांस्टेंट है। और ये किसके बराबर है? जी के बराबर है। यानी कि प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो क्या होती है? माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करके क्या लेते हैं? 10। इसका मतलब क्या है? अगर मिसाल के तौर पे यहां पे जो प्रोजेक्टाइल था उसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल, भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक्स और वाई, हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल वाली कितनी थी? 40। तो एक सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 30, क्योंकि 10 के रेट से चेंज हो रहा है। फिर एक सेकेंड बाद 20, फिर 10, फाइनली यहां आके 0। फिर जब नीचे जाना शुरू होगा फिर 10, 20, 30, 40, यानी कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का क्या आ रहा होगा? चेंज आ रहा होगा। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, कॉन्सेप्ट की फील आई।
जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे तो ऊपर जाते हुए, चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस रेट से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रेट से, एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड में ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर मैक्सिमम हाइट पर जाके फाइनली जीरो हो जाएगी। उसके बाद डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड यानी कि नीचे आते हुए हर सेकेंड में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बढ़ेगी सेम रेट से। तो ऊपर जाते हुए जिस रेट से कम हो रही है, नीचे आते हुए उसी रेट से क्या होगी, बढ़ेगी। सेट हो गया भाई साहब। तो हमने जो स्टार्ट में प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स लिखे थे, अब मजीद कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए। पहला पॉइंट क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन करता है। दूसरा पॉइंट क्या था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी करता है। तीसरा क्या था, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। चौथा पॉइंट क्या होगा, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अ कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स acts along y-axis in the downward direction, due to which projectile has a constant vertical component of acceleration in the downward direction. पांचवा पॉइंट क्या होगा, a projectile has a variable vertical component of velocity. During the upward motion of projectile, the vertical component will decrease at the rate of 9.8 meter per second square, and during the downward motion of projectile, vertical component will increase at the rate of 9.8 meter per second square. At the maximum height, vertical component of projectile's velocity will be 0. ये जो मैंने अंग्रेजी में भी बताया अब आपको समझ में आ रहा होगा और किताब भी पढ़ने में आ रही होगी। अब यहां पे मेरे बच्चे एक चीज और देख लेना, जब आपने मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट पढ़ा होगा ना अच्छे तरीके से, अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर 2 अप्रोचेस पढ़ाई थी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक थी मेरे बेटे स्केलर अप्रोच, एक थी मेरे बेटे वेक्टर अप्रोच। किताब में कहीं नहीं मिलेगा ये सब लिखा हुआ, इसलिए अच्छे से सुन लो, किताब वालों ने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ, मैं समझा देता हूं। स्केलर अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, ए वाई को प्लस जी भी लेते हैं और ए वाई को माइनस जी भी लेते हैं। क्यों भाई, समझना जरा। जब ऊपर जा रहा है प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन आप माइनस जी लेते हो, एंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन आप प्लस जी लेते हो। रीजन बड़ा सिंपल है, देखो क्लास 9-10 के अंदर आपने ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस किए होंगे। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर उछालता हूं, जब तक ये मार्कर ऊपर जा रहा है आप एक्सेलरेशन को लिया करते थे माइनस जी, आप कहते थे डीसेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, याद आ रहा है। तो आप क्या लेते थे, ए को माइनस जी। फिर जब मार्कर नीचे आता था आप ए को लेते थे प्लस जी, क्योंकि आप कहते थे एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ रही है। ये वाली अप्रोच होती है स्केलर अप्रोच। क्लियर है। अब देखो, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो ये डीसेलरेटेड मोशन है ना वर्टिकल डोमेन में, क्योंकि ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप सॉल्व करते वक्त अगर स्केलर अप्रोच से करोगे तो ए वाई को माइनस जी ले सकते हो। फिर ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है वर्टिकल डोमेन में, तो आप वहां पे ए वाई को क्या लोगे, प्लस जी। क्लियर है। वेक्टर अप्रोच में एक्सेलरेटेड और डीसेलरेटेड का पंगा हम डालते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वेक्टर अप्रोच के अंदर एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं कि ये वेक्टर है, और जब वेक्टर है तो हम डायरेक्शन यूज करते हैं सीधा सीधा। माइनस साइन हर उस वेक्टर के लिए होता है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब चाहे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा हो चाहे प्रोजेक्टाइल नीचे जा रहा हो, हर लम्हे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, और वो कहां पे डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड। यही वजह है कि जब आप बलूचिस्तान बोर्ड और फेडरल बोर्ड की किताब पढ़ोगे तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने जुमला ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस जी एंड इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चा वहां पे होता है कंफ्यूज, बच्चा बोलता है अगर वेक्टर के लिहाज से देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहां हमेशा माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन वहां पे वो जालिम लिख रहा है ए वाई प्लस माइनस जी के बराबर है एंड इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये अचानक से कोई फ्रेंच फिल्म शुरू हो गई है जो आपके ऊपर से जा रही है, तो मेरा बेटा आपने मोशन अंडर ग्रेविटी को नहीं पढ़ा हुआ, जो इसी चैनल पे मौजूद है, मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया था, वही चीजें यहां यूज कर रहा हूं। और इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल का जब हम 2 या 3 लेक्चर के बाद एक खतरनाक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
जो सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में हुआ करता था और फेडरल बोर्ड की भी पुरानी किताब में था और नम्स के पेपर में भी आया हुआ है, तो उसके अंदर भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, मज़ा आ जाएगा सॉल्व करके। स्केलर अप्रोच से करोगे तो 2.5 से 3 पेज लगेंगे, वेक्टर अप्रोच से करेंगे वही सवाल तो 1 पेज में हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। ठीक हो गया भाई। तो जब आप स्केलर अप्रोच में साइन लगाते हो ना, वहां पे साइन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को शो करता है। तो अगर स्केलर अप्रोच से करोगे तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन आप लगाओगे -n, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन सेकंड हाफ में आप प्लस लगाओगे क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है। वेक्टर अप्रोच लगाओगे और इस पूरे चैप्टर में सारी किताब वाले वेक्टर अप्रोच से यूज करते हैं, इसलिए आपको -g नजर आएगा हर जगह। तो वहां पे -n क्या शो करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन को। सर इसमें एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का कैसे पता चलता है? वो सवाल खुद ही निकाल के दे देता है आपको। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लीजिए जल्दी से और जहन में रखिएगा, ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते हुए वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। चलो मेरे बच्चे आगे चलते हैं और अब हम डायनामिक एनालिसिस करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं हम लोग कर क्या रहे हैं। मेरा बेटा हमारे पास ये है एक अदर प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है जनाबे वाला वो ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है भाई साहब, और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये लॉन्च पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और हमें ये बात पता है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक ही वक्त में 2 डायमेंशन पे 2 एक्सिस पे इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। मूव तो ऐसे करता हुआ आ रहा है लेकिन एक्स और वाई पे फासला कवर कर रहा है। तो हम दोनों एक्सिस को देख रहे हैं कि किस एक्सिस पे कौन सी फोर्स लग रही है। अब हम किसको करने लगे मेरा बेटा? अब हम एक्स एक्सिस की बात करने लगे हैंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आपने ये लेक्चर पूरा करने के बाद जब प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज हो जाए, लाजमी आपने किताब पढ़नी है और आपने मुझे बताना है कि क्या लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या लेक्चर देखने के बाद किताब की लिखी हुई एक एक लाइन पल्ले पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। एक्स एक्सिस कौन सा होता है भैया जी? ये होता है मेरा बेटा एक्स एक्सिस, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब वापस आपने मेरा सवाल सुनना है और आंसर करना है। मेरा बेटा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने लॉन्च किया। पहले प्रोजेक्टाइल यहां था, फिर उड़ता हुआ यहां आया, फिर यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ पे आके फाइनली अपने टारगेट पॉइंट को स्ट्राइक कर गया। गौर से सुनना, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट मोशन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट या लेफ्ट, एक्स के अलोंग कौन सी फोर्स है जो एक्ट कर रही है? बच्चे बोलते हैं सर एयर एक्ट कर सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, एयर ऐसे या ऐसे उड़ती है, मान लिया, लेकिन एयर को तो हम लोग निग्लेक्ट कर चुके। पहले पेज पे देखो लिखवाया था, अजम्पशन नंबर 1, एयर इज निग्लेक्टेड, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो एयर तो नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं सर जब यहां पे आपने इसको किक किया था ना, तो फोर्स लगाई थी, वो एक्ट कर रही है। अक्सर आता है जहन में। तो मेरा बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये फुटबॉल था, आपने भी यकीनन कभी ना कभी फुटबॉल को तो लात मारी होगी। अगर आप फुटबॉल को लात मारते हो तो आप फुटबॉल के साथ चिपक के दूसरे एंड पे जाते हो या फुटबॉल उड़ता हुआ जाता है? अकल से सोचो, जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आप फुटबॉल के साथ सुपरमैन की तरह चिपक जाते हो, उड़ते हुए जाते हो, या फुटबॉल जाता है सिर्फ आगे? फुटबॉल जाता है ना। मेरा सवाल क्या है, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन के दौरान कौन सी फोर्स मुसलसल एक्ट कर रही है? तो आप चिपक के नहीं गए तो आपकी फोर्स मुसलसल एक्ट नहीं कर रही, आपने सिर्फ इनिशियल फोर्स लगाई, उसके बाद तो खुद ही गया। तो आप बोलोगे सर इस तरह तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल सही है, आपके पास नो फोर्स, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल सही बात है, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। क्या बेच रहा है भाई साहब? सब्जी बेच रहे हैं। कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि एक्स के अलोंग एक्ट करने वाली अनबैलेंस फोर्स क्या हो गई? 0। इसको आप यूं भी कह सकते हो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। एक्स के अलोंग कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक है, हमें न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 याद आ रहा है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 क्या कहा करता था
कि भैया जी फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। जब x के अलोंग लगने वाली फोर्सेस जीरो हैं, x के अलोंग लगने वाली अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को अपन लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरा बेटा मैं कहूंगा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगा, जीरो होगा, विच मीन्स एक्स की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आहिस्ता आहिस्ता सुनो, समझो और इसको हजम करो। आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एक्स वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, एक्स वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। यानी कि जब आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया था, मिसाल के तौर पे गौर से सुनना, अगर इसका एक्स कंपोनेंट था 10 मीटर पर सेकेंड, वाई जो भी था, जब यहां पे आएगा तो इसका y कंपोनेंट पहले के मुकाबले में कम हो चुका होगा, लेकिन x वाला अब भी कितना होगा, 10। जब यहां आएगा तो y वाला पहले से कम हो चुका होगा, लेकिन x वाला अब भी कितना होगा, 10। यहां आएगा तो y वाला कम हो चुका होगा, या अगर ये मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर रहा है तो वापस बढ़ना शुरू हो गया होगा, लेकिन x वाला कितना रहेगा, 10। यहां पे आएगा तब भी x वाला कितना रहेगा, 10। यहां पे आएगा तब भी x वाला कितना रहेगा, 10। यहां पे आएगा तब भी x वाला कितना रहेगा, 10। y वाला चेंज होता रहेगा, लेकिन x वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। फिर सुनो, फिर समझो क्या बात हुई। थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया वहां से लेके जब वो स्ट्राइक करेगा टारगेट पॉइंट पे, थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही अलोंग एक्स एक्सिस। न्यूटन अपने कानून नंबर 2 में कहता है अनबैलेंस फोर्स होगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। जब अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तमाम फोर्सेस बैलेंस हैं, कोई है ही नहीं, अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को अपन लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी का चेंज जीरो है, विच मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, हाँ या ना, हर तरफ, और मैग्नीट्यूड भी क्या, अच्छा क्या सर हमेशा 10 रहेगा, नहीं वो तो मैंने मिसाल ली है, जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और क्या होता है भाई ये भी समझ लो, जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या था, v नॉट कॉस थीटा, सही है। अभी आगे देखेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, क्लियर हो गया। ये हमेशा v नॉट कॉस थीटा ही रहता है, ठीक है। चलो मेरा बेटा इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा मेरा बेटा अब देखो, अब हमने x और y एक्सिस के ऊपर ना अलग अलग एनालाइज कर लिया। अब मुझे सबसे पहले ये मालूम करना है कि प्रोजेक्टाइल की जो टोटल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, वो किसके बराबर है। तो मेरा बेटा मुझे पता है नेट एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे यूज करूंगा ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर, ठीक है। अभी पढ़ के आ चुके, x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होती है, 0, y के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होती है, -g, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप यहां पे माइनस साइन भले ना भी लगाओ, क्योंकि माइनस साइन मेरा बेटा क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन को शो कर रहा था। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √g², और आखिर में क्या आ रहा है, g आ रहा है, साथ में क्या लगा दिया आपने, माइनस साइन। सर माइनस यहां तो था नहीं, यहां कैसे चिपका दिया। मेरा बेटा वेक्टर की दुनिया में माइनस साइन क्या शो करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। अब गौर से देखो, आपके पास प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर है, g के बराबर है। यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल स्टार्ट से लेके एंड तक, गौर से सुनना, स्टार्ट से लेके एंड तक कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी होगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो g के बराबर होगी और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। वजह, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है मेरा बेटा, प्रोजेक्टाइल पे जो नेट फोर्स लग रही है वो वेट के बराबर है। क्यों भाई, वो भी इस तरह निकलेगी ना, fx² प्लस fy²। तो भाई साहब x के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, और y के ऊपर फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है या वेट के बराबर है। तो इसे सॉल्व करोगे तो वेट ही तो निकल के आएगा, और क्या आएगा, माइनस का w आ रहा है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो मेरा बेटा ये चीज क्लियर रखना कि प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पे होगा, नेट एक्सेलरेशन, नेट का मतलब है टोटल, टोटल में x भी आता है y भी आता है, दोनों को मिला के जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आ रही है, -g के बराबर आ रही है।
क्लियर है। और टोटल फोर्स भी क्या आ रही है, -W के बराबर आ रही है। क्लियर हो गया मेरा बेटा, इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए। अब जरा इसकी हम वेलोसिटी भी निकालते हैं। वेलोसिटी पे जाने से पहले एक चीज आप यहां पे देखो कि आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चेक कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? अभी हमने साबित किया पूरी कहानी करने के बाद कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या आ रही है, -g आ रही है, यानी कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। अब आप याद करो, जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, VF इक्वल VI प्लस AT, S इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन तीनों के लगाने की दो कंडीशंस होती हैं। पहली, मोशन जो है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी, मोशन एक डायमेंशन पे होना चाहिए। तो आप देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, हाँ या ना, लेकिन दो डायमेंशन पे है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों डायमेंशन पे अलग अलग लगाएंगे, अभी देखेंगे आगे इसको भी। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो इतना हिस्सा। नेट वेलोसिटी निकालने की तरफ जाते हैं। अब मेरा बेटा देखो, अब हम लोग करने क्या लगे हैं, और इससे हमारे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होंगे और हमारे सवाल इससे बनते हैं। समझ लेना पहले जरा, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल है भैया, ऐसे उड़ता हुआ यहाँ पे आ गया। अब तक हम प्रोजेक्टाइल ही उड़ा रहे हैं और तो कुछ नहीं किया हमने। जल्दी से अपने पास पॉइंट्स मार्क कर लो। ये है मेरा बेटा हमारे पास लॉन्च पॉइंट, ये है मेरे बच्चे हमारे पास हमारा टारगेट पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसमें अगर मैं पॉइंट्स मार्क कर लूं तो ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा मान लो दूसरा पॉइंट है, ये मान लो तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा है। इसी तरह इसके सामने एक ये रहा, इसके सामने एक ये रहा, इसके सामने एक यहाँ कहीं रहा, और इसके सामने एक ये रहा। ठीक है मेरा बेटा, ये मेरे पास 5 पॉइंट है। अब ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ा और यहां पे आया। हमें ये बात पता है कि इन 9 के 9 पॉइंट्स के ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है और g के बराबर है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है और वेट के बराबर है। अब नेट वेलोसिटी निकालनी है। नेट वेलोसिटी मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। तो भाई साहब, जो टोटल वेलोसिटी है, जाहिर है वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे ही निकलेगी √Vx स्क्वायर प्लस का Vy स्क्वायर। समझ आती है बात की, क्लियर है? अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, मिसाल ले लेते हैं कि आपने जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया तो उस वक्त आपके पास इसकी जो x वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो y वाली वेलोसिटी थी वो मेरे बेटे कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। x कितना था, 30, और y कितना था, 40। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई साहब आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। इनिशियल क्या हो जाएगी, v0 विल बी इक्वल टू √Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, और Vy यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेरे बेटे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 50 का स्क्वायर, चेक कर लेना अपने पास क्या बनता है, ये 50 मीटर पर सेकेंड। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, ऐड करोगे 2500, सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड बनेगा। और ये कितने एंगल पर है, आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू V0y डिवाइडेड बाय V0x। V0y कितना है मेरे बेटे, 40, और ये कितना है, 30। यहां से आप सॉल्व करके निकाल लोगे। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी, फिलहाल आपने समझना क्या है वो देखो, जरूरी क्या है। अब हमें ये बात पता है कि आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आ जाए, यहां 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 पे आ जाए, इनमें से किसी भी पॉइंट पे आ जाए। जो इसकी x वाली वेलोसिटी है वो पहले कितनी थी, 30, यहां पे भी 30 रहेगी, यहां भी 30 होगी, यहां भी 30 होगी, यहां भी 30 होगी, यहां भी 30 होगी मेरे बच्चे, यहां भी 30 होगी, यहां भी 30 होगी, और यहां भी 30 होगी। ऐसे ही है? अरे भैया हाँ ना, अभी तो आपने पढ़ा कि x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, y के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ऊपर जाते हुए कम होती है, नीचे आते हुए ज्यादा होती है। मैं मान लेता हूं, मैं मिसाल ले लेता हूं कि जो लॉन्च पॉइंट है, लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक, यहां से यहां तक जाने में
प्रोजेक्टाइल को लगे 4 सेकेंड, 1 2 3 4, हाँ मान लेते हैं 4 सेकेंड लगे। प्रोजेक्टाइल को कितने सेकेंड लगे? 4 सेकेंड। मेरे बेटे गौर से सुनना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं ताकि रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। लॉन्च पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितने लगे? 4 सेकेंड। हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस जी। माइनस जी से क्या मुराद है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राउंड ऑफ करके मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? हर सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो पहला हाफ है, पहले हाफ से मुराद इससे पीछे तक, ये जो मैं ब्लू कलर से डॉटेड लाइन बना रहा हूं मेरा बेटा, इससे पीछे पीछे फर्स्ट हाफ। इसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। आगे भी नीचे ही लग रही है, लेकिन प्रोजेक्टाइल कहां जाना चाह रहा है? प्रोजेक्टाइल जाना चाह रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही है। तो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? कम होता है इस रेट से। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। पहले थी 40, यहां पे आगे कितनी हो गई इसकी वर्टिकल कंपोनेंट? 30 मीटर पर सेकेंड। यहां आगे कितनी हो गई भाई साहब? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां आगे कितनी हो गई भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और यहां पे आके जो वर्टिकल कंपोनेंट था जनाबे वाला, वो कितना हो गया? 0 हो गया। अब जब यहां से आगे गया, देखो आगे गया, अब ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल कहां आना चाह रहा है मेरे बच्चे? प्रोजेक्टाइल कहां आना चाह रहा है? प्रोजेक्टाइल ऐसे नीचे आना चाह रहा है, और जब प्रोजेक्टाइल नीचे आना चाह रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड। प्रोजेक्टाइल भी कहां आना चाह रहा है? नीचे। तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और किस रेट से? इस रेट से। ये क्या कहता है? हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया जो मैं समझा रहा हूं ना, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, इसको एक्चुअल पे लेके जाओगे तो हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। सिंपल, और कुछ नहीं होगा। 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी ये? 10 मीटर पर सेकंड। अगले में और 10 बढ़ जाएगा तो ये 20 हो गई। अगले में और 10 बढ़ जाएगा तो ये कितनी हो गई? 30 हो गई। एक पॉइंट मैंने यहां पे कम मार्क किया, इसका मतलब है ये देखो, इसके सामने वाला 20 था, इधर 30 था, और ये आ गया वापस। ठीक है, नहीं सही मार्क किया, कम नहीं किया। इधर वापस आएगा तो आपके भाई ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। अब उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये जो फिगर किताब में बनी हुई है ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हर बोर्ड की किताब में ये फिगर बनी हुई है। उसमें होता क्या है, नोट करना, जो एक्स वाला एरो होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वाई वाले एरो का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। स्टार्ट में वाई वाला एरो बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, और छोटा होता है, और छोटा होता है। यहां पे वाई वाला एरो मार्केट से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, फिर वाई वाला एरो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। समझ आ गई? और वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो बताया था एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एरो की लेंथ कम हो रही है, एरो का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा है तो एरो का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूं किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो जैसे मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे मैंने ये निकाल ली 50 आ रही है, लेट से मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, यहां पे निकालनी है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी है। तो भैया वेलोसिटी कैसे निकलती है? √x² + y²। तो मेरा बेटा x कितना है? 30 का स्क्वायर। y कितना है? 30 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहां पे निकालनी है तो यहां पे क्या हो जाएगी भाई साहब? यहां पे हो जाएगी v विल बी इक्वल टू √x² यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहां पे आ जाएगी। यहां पे निकालनी है तो क्या बढ़ जाएगा? v विल बी इक्वल टू √x² जो कि 30 है प्लस 10² जो कि y कंपोनेंट आ जाएगा। यहां पे निकालनी है, यहां पे जरा गौर से देखना, अगर मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है इस जगह पे तो क्या बनेगा? √x² प्लस y², और y का स्क्वायर कितना है? y कितना है? 0, क्योंकि यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा? अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं इसके वो है 42.4 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड, और इसका आंसर मेरे पास 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 31.6 और 30। मेरा बेटा गौर से इतने हिस्से को सॉल्व करो और देखो आपके भाई आंसर मैच कर रहे हैं ताकि मैं आगे चलूं और कुछ और चीज बताऊं। चलो मेरा बेटा अब देखो
अब इसके अंदर इस 31.6 को भी मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, इसको मैं 32 कर लेता हूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद यहां पे ये वैल्यू निकालना नहीं है, मेरा मेन मकसद यहां पे ना कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है। देखो मेरे बेटे, अब गौर से देखो आपने यहां पे ना किया क्या है और आपको रिजल्ट क्या मिला है। देखो, और ये वाली भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल निकाला था ना, वो भी यहां मेंशन कर देते हैं। बिल्कुल स्टार्ट वाला जो पॉइंट था वो क्या था, वो ये था ना मेरा बेटा, क्या आया था हमारे पास स्टार्ट में 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो भाई साहब गौर से देखो जरा, आपको क्या नजर आ रहा है, गौर से देखो। ये हमने क्या करा है, 1 2 3 4 इन 5, ये पहले 5 पॉइंट की निकाली, अब आगे की भी निकाल लेना, वो साबित हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप नोट करो, पहली चीज तो आप ये देख रहे हो कि जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है मेरा बेटा, वो एक्स पे भी डिपेंड कर रही है और वाई पे भी डिपेंड कर रही है। ऐसे ही है, फॉर्मूला देख के क्या नजर आ रहा है, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रही है और वाई पे भी डिपेंड कर रही है। अब जरा एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है। एक्चुअल में जो एक्स है वो तो हमेशा मेरा बेटा कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अच्छा, हमेशा 30 नहीं रहेगा, वो तो मैंने यहां मिसाल ले ली। एक्स जो भी है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। मेन चीज क्या चेंज हो रही है, वाई चेंज हो रहा है। वाई देखो, लॉन्च पॉइंट पे वाई मैक्सिमम था, तो आपके पास प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैसी आई है, मैक्सिमम आई है। फिर आपके पास जैसे जैसे y कम होता जा रहा है, तो आपको नजर आ रहा है कि y वाली वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि y कम हो रहा है। y कम हो रहा है, तो y के कम होने की वजह से ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। y कम हो रहा है, ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है ये मिनिमम है। मिनिमम क्यों है, मिनिमम इसलिए है क्योंकि मेरा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0 है, और जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो x के बराबर है। देख रहे हो, ओवरऑल वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, x के बराबर आ रही है। क्यों भाई, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, √vx² प्लस 0। 0 क्यों, क्योंकि y वाला कंपोनेंट 0 है, तो v विल बी इक्वल टू vx। हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो vx के बराबर है, और वो कहां पे होगी, इन द राइट डायरेक्शन। देखो मेरा बेटा, फिर देखो, दोबारा देखो और गौर से देखो हो क्या रहा है यहां पे। जब आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट के कम होने की वजह से ओवरऑल वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, कम हो रही है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 नहीं है। एक गलत फहमी होती है कि मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 है। भैया मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता है। वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल पे भी और वर्टिकल पे भी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये अगर 0 हो भी जाएगा तो हमने साबित कर लिया टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। समझ आती है मैं यहां तक की बात, टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। तो ऊपर जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। अब नीचे आते हुए देखो, नीचे आते हुए जब इस पॉइंट पे आओगे, आप ये वाले पॉइंट पे आओगे, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, √x² प्लस y² के बराबर। ऐसे ही होगा, और ये हमने पहले से निकाला हुआ यहां पे, ये 32 आएगा तकरीबन। सिमिलरली जब यहां पे आओगे तो वेलोसिटी कितना होगी मेरा बेटा, √x² प्लस y², और y कितना है यहां पे 20 है, और ये भी हमने पहले से निकाला हुआ है। ये कितना आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास 36। सिमिलरली यहां पे निकालोगे तो कितनी आएगी, ये यहां पे आएगी मेरा बेटा 42। सिमिलरली आखिरी पॉइंट पे जाके निकालोगे तो वापस कितनी आएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। एक बार यहां पे वीडियो को पॉज करो और जो रिजल्ट्स आए हैं ना इन तमाम वेलोसिटीज के, इनको एनालाइज करो ताकि आपको वो सारे पॉइंटर समझ में आए जो मैंने अब बताने हैं। ठीक है, मैं 1 से लेके 3 तक की काउंटिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं पॉइंटर्स बता रहा हूं। 1 2 3। अगर आपने एनालाइज किया है तो आपने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा होगा। क्या, ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है लॉन्च पॉइंट पे और टारगेट पॉइंट पे। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कम होती है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा होता है। मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, लेकिन होती है नॉन जीरो होती है, जीरो नहीं हो जाती। जीरो क्यों नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब एक्स तो कभी जीरो होता ही नहीं है, तो वेलोसिटी कैसे जीरो होगी, वाई वाले जीरो होने की वजह से वेलोसिटी यहां पे मिनिमम होती है। नीचे आते हुए ओवरऑल वेलोसिटी फिर से बढ़ती है क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो आपने क्या सीखा, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो कभी नहीं होती, मैक्सिमम होती है लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट पे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे मैक्सिमम होता है।
भाई यहां मैक्सिमम होता है ना, ऊपर जाते हुए तो कम ही होगा, फिर नीचे आते हुए बढ़ेगा। ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट कम होता है, किस रेट से? जी के रेट से। नीचे आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है, किस रेट से? जी के रेट से। तो लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है वर्टिकल कंपोनेंट, इसीलिए वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी एक्स के बराबर होती है, एक्स वाले कंपोनेंट के बराबर, और डायरेक्शन क्या होता है? इन द राइट साइड डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी, और डायरेक्शन क्या होगा? राइटवर्ड। अब इसका एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया माजी में, एग्जामिनर ने सवाल पूछा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये लिख लेना सवाल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आपने अभी तक समझ लिया है तो एक्सेलरेशन, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मेरे बच्चे जो वेलोसिटी है वो ऐसे होगी इन द राइट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन तो हमेशा कहां होती है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट से पढ़ने का फायदा हो रहा है, सामने नजर आ रहा है। सर क्या बाकी जगह पे नहीं होता 90 डिग्री? नहीं हो सकता बाकी जगह, क्यों? देखो यहां पे मेरा बेटा एक्सेलरेशन कहां होगी? डाउनवर्ड, और ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? ये रहा एंगल बन रहा। यहां पे आपके पास ये होगी वेलोसिटी, ये होगा एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है? यहां पे आपके पास, इस जगह पे आपके पास ये होगी वेलोसिटी, ये होगा एक्सेलरेशन। यहां पे ये होगी वेलोसिटी, ये होगा एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ या ना? तो आपके पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए क्योंकि वेलोसिटी vx के बराबर होती है इन द राइट डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या होती है? डाउनवर्ड। क्लियर है मेरा बेटा? कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेरा बेटा, हमें यहां पे ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और वेलोसिटी हमारे पास या स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कहां पे होती है? लॉन्च पॉइंट के ऊपर और टारगेट पॉइंट के ऊपर। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी हमारे पास मिनिमम कहां पे होती है? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी नॉन जीरो होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो तो खैर कहीं भी नहीं होती। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है मेरे बेटे काइनेटिक एनर्जी को लेके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मेरा बच्चा किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। जब आपके पास स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। स्पीड मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। स्पीड जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। प्रोजेक्टाइल के मोशन में थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल स्पीड, वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं होती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कहीं पर जीरो नहीं होती। अब जरा समझिएगा, जब मेरा बच्चा आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो, ये वापस आ गया आपका प्रोजेक्टाइल उड़ता उड़ाता हुआ, ठीक है, ये आ गया प्रोजेक्टाइल। अब भाई साहब जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो तो मेरे बेटे ये आपने प्रोजेक्टाइल को दे दिया अपनी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v0। ठीक है मेरा बेटा। अब हम लोग पुराने हो गए, हमें ये बात पता है। यहां पे इसके पास है v0x, यहां पे इसके पास है भाई साहब v0y। सही हो गया। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकली है इस पॉइंट के ऊपर, तो मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। मैं लिखूंगा हाफ mv0², क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? v0 के बराबर है। अच्छा, हमने स्टार्ट में एक बात ये पढ़ी थी कि v0 बराबर है √v0x² प्लस v0y² के बराबर, ऐसे ही। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देता हूं, क्या बनेगा? v0² विल बी इक्वल टू v0x² प्लस v0y²। हाँ या ना? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा v0² विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैं ओपन करता हूं, ये बनेगा v0² cos² थीटा प्लस v0² sin² थीटा। अरे भैया v0x क्या था? v0 cos थीटा। v0y क्या था? v0 sin थीटा। वैल्यूज पुट कर दी ला करके यहां। ठीक है। अगर मैं इसको ला के यहां पुट करता हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी, यहां पे पता नहीं आएगा ही नहीं आएगा क्योंकि बहुत लंबी जगह हो गई है, यहां पे लिख लेते हैं। अगर मैं वहां पे लाके वो वैल्यू पुट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? हाफ m v0² की जगह पे ये v0² की वैल्यूज लाके डाल दी।
वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया भाई साहब? ब्रैकेट में भेजूंगा तो ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द लॉन्च पॉइंट या एट द टारगेट पॉइंट। इस वाले प्रोजेक्टाइल के केस में बात कर रहे हैं, लॉन्च पॉइंट या टारगेट पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब आपका प्रोजेक्टाइल, ये तो था लॉन्च पॉइंट, आपका प्रोजेक्टाइल उड़ते उड़ाते मैक्सिमम हाइट पे आ गया। अब जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई स्पीड एक्स और वाई दोनों में डिपेंड करती है। एक्स भले चेंज नहीं हो रहा लेकिन ऊपर जाते हुए वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो स्पीड कम हो रही है। स्पीड के कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल हाइट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल हाइट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अरे भैया हाँ ना, आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे बच्चे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ऊपर जाते हुए आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हाइट गेन कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि अगर एक एनर्जी खर्च होती है तो वो किसी ना किसी शक्ल में आगे नजर आती है। अगला चैप्टर भी हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, अब अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, ये तो आ गई लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट पे। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पे निकालनी है तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी या के प्राइम विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे मैं वेलोसिटी कौन सी रखूंगा, मैं रखूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। हाँ या ना, क्या रखूंगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। वजह भाई मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी रखूंगा तो मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी आएगी, मास तो चेंज हुआ नहीं होगा। तो भैया मैक्सिमम हाइट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या बनेगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला। वी वाई तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जीरो होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर के बराबर। ये क्या हो जाएगा, वी एक्स, और वी एक्स हमेशा कितना रहता है, वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि आप पढ़ के आए थे कि एक्स वाली वेलोसिटी कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं लाके इसको पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, के प्राइम विल बी इक्वल टू, यहां देखो जरा, हाफ एम और वी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखना जरा बेटे, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अगर आपको बोला जाए मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतने हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहे हैं। अब देखो मेरे बेटे, गौर से देखो जरा। अब आपके पास देखो, आपके पास इनिशियल से मुराद ये लॉन्च पॉइंट के ऊपर, लॉन्च पॉइंट के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही थी ना मेरा बेटा, यही थी लॉन्च पॉइंट पे। ठीक है, फाइनल का मतलब है मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो बता सकते हो बेटा, ये वाला फैक्टर होगा, ये वाला फैक्टर होगा। कौन सा वाला, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, खुद सोचो, अगर प्रोजेक्टाइल के पास स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी, मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी रह गई 6 जूल, भाई 4 जूल खर्च हो गए क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही है, तो बाकी का 4 जूल कहां गया, पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो यही तो हो रहा है, स्टार्ट में ये काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें से इतना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का अभी भी है, बाकी का कहां गया, पोटेंशियल एनर्जी में गया। अभी मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव नहीं कराया, अगले लेक्चर में जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा तो जो mgh है, mgh वाले फैक्टर के अंदर जो h का फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा ना, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, उसको पुट करेंगे, उससे भी ये चीज निकल के आ जाएगी। अगर मैं भूल जाऊं तो आप डायरेक्टली पुट करके देख लेना, mg को मल्टीप्लाई कराना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g मर जाएगा, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय m, यही चीज बन रही होगी उठ के। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स को पढ़ते हो ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्लियर है?
अब आप देखो, इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? स्टार्ट के अंदर 0 थी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे। जब आपका प्रोजेक्टाइल जमीन के ऊपर है तो हाइट कितनी है? 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सारी की सारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पे चले गए तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन दोनों को जमा करोगे तो बनेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जमा करोगे तो भी यही बनेगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट है। फिर सुनो, फिर समझो। स्टार्ट में लाउंच पॉइंट के ऊपर इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मेरा बेटा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी थी 0 क्योंकि हाइट 0 है। अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो टोटल एनर्जी आएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू आएगी मैक्सिमम हाइट पे। ये है काइनेटिक, ये है पोटेंशियल। अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे भी टोटल एनर्जी निकालूं तो जमा करने पे यही वैल्यू आ रही है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। तो आप जुमला लिखोगे अपने पास कि टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल रिमेन कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ पार्ट काइनेटिक का हो, कुछ पार्ट पोटेंशियल का हो। जैसे स्टार्ट में जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च पॉइंट पे था, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी? सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में थी, पोटेंशियल में थी नहीं। जब यहां पे आ गया, कुछ काइनेटिक के पास है और कुछ पोटेंशियल के पास है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक सवाल करते हैं और इस सवाल से जो है ना वो हम लोग अपने मजीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है आपने लॉन्च किया और प्रोजेक्टाइल का जो लॉन्च एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। आपको कहता है लॉन्च पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी है वो E के बराबर है। लॉन्च पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी है वो E के बराबर है। आपने बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। इस तरह के सवाल आपको एंट्री में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं मेरा बेटा। अच्छा, अब हमें यह बात पता है कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अरे सर, आपने तो पढ़ाया था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे लिख दिया? भैया वो फॉर्मूला यहीं से आया था। जरा पेज पलट के देखो, ऊपर पहला फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फिर इसकी जगह पे मैंने वो ब्रैकेट में इसके फॉर्मूले को खोला था। टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे जब आपने निकालना है तो मेरे बेटे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? चलो वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास थीटा क्या होता है? लॉन्च एंगल। लॉन्च एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे ही है ना बेटे। और ऊपर आ गया स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा पे होल स्क्वायर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एग्जामिनर ने कितनी दी हुई है? E के बराबर दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे की जगह पे E लिख दूंगा तो कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये E के बराबर है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री कितना होता है मेरे बेटे? 1/√2 होता है। सर ये हमें याद करने पड़ेंगे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेटर अलाउ है, नहीं याद करना। अगर आप E-कैट MD-कैट के स्टूडेंट हो तो इसी चैनल पे बेसिक मैथ्स के मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हुए, उसमें इस तरह की सारी चीजें मैंने सिखाई हुई हैं कि आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालने हैं, स्क्वायर कैसे निकालने हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, एलसीएम, पता नहीं क्या क्या सिखाया हुआ है। वो 3-3 घंटे के 2 लेक्चर हैं, पूरी बेसिक मैथ्स फिजिक्स की कवर की हुई है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कैलकुलेटर की उसके बाद। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भाई ये बनेगा E मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो क्या बनता है? E/2। अब मेरे बेटे सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया, पेपर में जाओगे आंसर भी मार्क कर लोगे। पहले जरा कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैं एक और सवाल कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल फील आ जाएगा। देखो समझो जरा, सवाल क्या था? सवाल यह था कि 45 डिग्री पे आपने अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है।
अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पूरी तकरीर करी थी आपके सामने, उसमें यह कहा लॉन्च पॉइंट पे टोटल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाइट अभी हम जिस तरह का प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं उसमें हाइट 0 होती है। अभी जिस तरह का प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्डिंग के ऊपर से कोई फायर कर दे तो फिर प्रोजेक्टाइल के पास वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन अभी वो केस पढ़ ही नहीं रहे ना, ठीक है। अभी तो बेसिक केस है, ये वाला केस पढ़ रहे हैं। ये ज़मीन है, ये ज़मीन पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, इसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं अभी। अब हमारे पास सूरत हाल क्या है बच्चे, जो हम पढ़ रहे थे स्टार्ट में, जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वो कितनी है, ई के बराबर है। और हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। ठीक हो गया। जब आपके पास मैक्सिमम हाइट पे आ गए, ये लॉन्च पॉइंट की बात चल रही है, जब आप मैक्सिमम हाइट पे आ गए तो मैक्सिमम हाइट पे मेरा बच्चा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, E/2 आ रही है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं मैक्सिमम हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ½mv0² sin स्क्वायर थीटा। ये जो ½mv0² है इसकी जगह पे E आ जाएगा, चेक करो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कैलकुलेटर से चेक कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आता है E/2। भाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, E/2 आ रहा है। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ रही है मेरे बेटे, E/2 आ रही है, हाँ या ना। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। ये बात बताई थी मैंने आपको, क्या बताया था, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। हो सकता है कुछ पार्ट काइनेटिक के पास हो, कुछ पार्ट पोटेंशियल के पास हो, लेकिन जमा करने पे टोटल एनर्जी वही होगी जो स्टार्ट में टोटल एनर्जी थी। टोटल एनर्जी स्टार्ट में कितनी थी, E के बराबर। कैसे, ये E है, ये 0, जमा कर लो E हो जाएगा, बाद में भी जमा कर लो E आ रहा है। अब यहां पे बच्चे के जहन में गलत फहमी जन्म लेती है, सर इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे हमेशा आधी काइनेटिक एनर्जी होगी और आधी पोटेंशियल। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। अब एक और सवाल लेते हैं, उससे इस गलत फहमी का अजाला करते हैं। बच्चे क्योंकि बुढ़े हो गए ना हम पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं पता है बच्चे के जहन में यार ये वाला एक मसला आना शुरू हो जाता है इस जुमले के बाद, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर बच्चा ये पूछा भी करता था हमसे। अब देखो इधर एक मिसाल से जो है ना वो बात को समझते हैं। देखो लेट से आपके पास लॉन्च एंगल है 30 डिग्री। अब आपने प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल से लॉन्च किया, 30 डिग्री पे रख के लॉन्च किया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, और आपको पता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, क्योंकि जमीन से लॉन्च करने, फुटबॉल फील्ड वाला सवाल है। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकालते हैं भैया। देखो भाई साहब, मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½mv0² cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अगर मैं यहां पे ला करके इसको पुट करता हूं तो मेरा बेटा ये क्या बनेगा ये बन जाएगा, ये जो ½mv0² है इसकी जगह पे तो मेरे पास E आ जाएगा। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे बेटे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसने कहा E के बराबर है, और फॉर्मूला क्या होता है, ½mv0² होता है, तो E हो गया ये तो मेरे पास। और cos स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, स्क्वायर ऊपर आ गया मेरा बेटा, क्लियर है। E मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आप सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चे ये होता है √3/2, चेक भी कर सकते हो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर जब √3 पे आएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 पे आएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्या बनता है ये बनता है 3/4E या 3E/4। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना मेरे बच्चे, तो ½mv0² sin स्क्वायर थीटा, सॉल्व करोगे इसे तो ½mv0² की जगह तो E आ गया। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 1/4। मतलब ये क्या आ रहा है, E/4। यानी कि अब समझना, जरा समझना, स्टार्ट में लॉन्च पॉइंट पे टोटल एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में थी। मैक्सिमम हाइट पे जाके अगर आप इस टोटल एनर्जी के 4 हिस्से कर दो, लेट से जरा अजम्पशन ले लेते हैं कि आपके पास स्टार्ट में जो ये टोटल एनर्जी है ना, ये आपके पास थी 4 जूल। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो 4 जूल के अगर 4 हिस्से करूंगा तो एक हिस्सा कितना होगा, 1 जूल, दूसरा हिस्सा फिर 1 जूल, तीसरा भी 1 जूल, चौथा भी 1 जूल। तो भैया स्टार्ट में 4 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी है 3/4E। 3/4 का मतलब हो गया 3 जूल। यानी कि 4 में से 3 हिस्से काइनेटिक एनर्जी के हैं और एक बचा हुआ हिस्सा किसके पास आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के पास आ गया। तो अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट जहन से निकाल देना कि मैक्सिमम हाइट पे हमेशा आधी काइनेटिक एनर्जी होगी और आधी पोटेंशियल होगी।
कभी इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है किस पे, लाउंच एंगल पे। आपके सामने है, इस लाउंच एंगल के ऊपर काइनेटिक, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से सिर्फ 4 हिस्से अगर करें तो सिर्फ एक हिस्सा पोटेंशियल में खर्च हुआ, बाकी के 3 हिस्से स्टिल किस फॉर्म में मौजूद हैं, काइनेटिक की फॉर्म में मौजूद है। पॉइंट समझ आ गया। इसी तरह जब आप इसको 60 डिग्री करोगे, 60 डिग्री करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर उलट आएंगे। काइनेटिक एनर्जी आएगी E/4, पोटेंशियल एनर्जी आएगी 3E/4। देखो फिर सुनो आहिस्ता आहिस्ता प्यार से। अगर मैं थीटा का वैल्यू करता हूं 60 डिग्री और मैं कहता हूं लाउंच पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो E के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है, मैक्सिमम हाइट पे जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करना ये पूरे तरीके में डाल के सिखाया है। ये आएगा E/4 और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे मेरे बेटे तो वो आएगा 3/4E। क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि स्टार्ट के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी अगर उसके 4 हिस्से करोगे तो 4 में से सिर्फ एक हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का बचा हुआ है, बाकी की 75% उसने लूज कर दी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? अगर काइनेटिक एनर्जी के जो स्टार्ट में इसके पास थी प्रोजेक्टाइल के पास, उसके अगर 4 टुकड़े करोगे तो 4 में से सिर्फ एक टुकड़ा काइनेटिक की फॉर्म में कंजर्व है, बाकी के 3 हिस्से पोटेंशियल में चले गए। लेकिन जमा करके अब भी आंसर ई ही आएगा, चेक कर लेना। और इस कॉन्सेप्ट का फील दिलाएं आपको कि इसमें और इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। कॉन्सेप्ट का फील लो, जरा कॉन्सेप्ट का फील लो, मजा आ जाएगा। देखो भैया, मैंने यहां पे 2 ट्रेजेक्ट्रीज बनाई हैं, एक 30 डिग्री वाली है, ये 30 डिग्री वाली है, और ये 60 डिग्री वाली है। जाहिर है 60 डिग्री का एंगल बढ़ा है उसकी। अकल से सोच के बताओ, अगर ये ट्रेजेक्ट्री 1 है, ये ट्रेजेक्ट्री 2 है, गौर से सुनना, एक ट्रेजेक्ट्री 1 है, एक ट्रेजेक्ट्री 2 है, आपके ख्याल से ये इसकी मैक्सिमम हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट, आपके ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किस ट्रेजेक्ट्री में होगी? किसी नाबीना से भी पूछोगे वो बताएगा यहां ज्यादा होगी। क्यों भाई? इसलिए यहां ज्यादा होगी क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल जमीन से बहुत ऊपर है, इसमें जमीन से इतना ऊपर नहीं है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी। चेक करो अब जरा, 30 डिग्री पे जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो पता चला था टोटल एनर्जी का सिर्फ 25% पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है। 60 डिग्री पे जब आप निकाल रहे हो तो पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का 75% किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल में। नजर आ रहा है? 75% पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है और यहां पे 25% कन्वर्ट हुआ है। हाँ या ना? थोड़ी गहरी बात कर दी ना आखिर में, ठीक है। तो आपके पास ये सब कॉन्सेप्ट आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, विजुअलाइज होना शुरू हो जाते हैं अगर आप रट्टा मारे बगैर चीज को पढ़ोगे तो। अभी हमारे पास फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, चल रहा है, बिल्डिंग द फाउंडेशन चल रहा है। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो जो हम उसमें डेरिवेशंस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये सब। लेकिन उससे पहले जो मैंने स्टार्ट में बताया था ना, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोला होती है, उसको भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारी कुछ बेसिक्स थी प्रोजेक्टाइल की जो आपके लिए समझना, जानना, पढ़ना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।